छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 112 जिलों से 112 रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। विधानसभा चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल एग्जिट पोल का दौर चल रहा है। इंडिया न्यूज आपको आज उन 3 राज्यों का एग्जिट पोल ग्राउंड जीरो से दिखाने जा रहा है जहां बीजेपी सत्ता में है। इन 3 राज्यों के नतीजों पर ही कांग्रेस की उम्मीदें और बीजेपी का आगे का भविष्य टिका है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की एक-एक सीट का एग्जिट पोल आज हम दिखाने जा रहे हैं। इन 3 राज्यों में फिलहाल कोई बड़ी लहर नहीं दिख रही, इसलिए हर जिले में वोटरों ने अलग पैटर्न पर वोटिंग की है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने वोटरों के उसी मिजाज को समझा। ये एग्जिट पोल हमारे उन रिपोर्टर्स का है जो जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं। आज का हमारा एग्जिट पोल देखने के बाद आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो वाला एग्जिट पोल। सीधे चलते हैं राकेश पांडे के पास। वो बताएंगे मध्य प्रदेश की 7 सीटों का, यानी भोपाल की 7 सीटों का हाल। सबसे पहले आपके पास राकेश। शुक्रिया दीपक जी। और सबसे बड़ा एग्जिट पोल हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हर जिले की ओर हम रुख करेंगे, मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ रुख करेंगे, राजस्थान की ओर रुख करेंगे और हर जिलों का हाल बताएंगे। ब्लॉक लेवल पर और तहसील स्तर पर जो रिपोर्टर्स एक्टिव हैं, हम उनकी जो बातचीत है वो सीधे जनता तक पहुंचाएंगे। और ये इसलिए भी पुष्ट रहेगा क्योंकि ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चुनाव की हर गतिविधियों पर उन्होंने नजर रखी हुई है। चलिए मध्य प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं और 52 जिलों की क्या कुछ स्थिति है, भोपाल से शुरुआत करते हैं। भोपाल में सरस्वती चंद्र हमारे संवाददाता है और उन्होंने क्या कुछ तस्वीर भेजी है चुनावों की, वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। भोपाल में कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास, 3 सीटें कांग्रेस के पास, अदर्स के पास कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सीट उनके पास नहीं। यानी बीजेपी यहां पर एक सीट से ही सही लेकिन कांग्रेस से फिलहाल आगे है। यह भोपाल की 7 सीटों का एग्जिट पोल। सरस्वती चंद्र ने जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेजी है वो तस्वीर आपके सामने है। तो यह सबसे बड़ा अनुमान है। 3 राज्यों की 520 असेंबली की हर सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। अनूपपुर, भोपाल के बाद अब अनूपपुर का रुख करते हैं। अजीत मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर, जो उन्होंने लोगों से बातचीत की है, जो आंकड़े उन्होंने हम तक भेजे हैं, यहां पर कांग्रेस आगे है। कुल 3 सीटें यहां पर और 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मार रही है और उसके साथ ही 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। तो ये तस्वीरें हम हर जिले का हाल आपको बता रहे हैं। भोपाल के बाद अनूपपुर की स्थिति हमने आपको बताई। तो ये स्थिति है अनूपपुर में, जहां पर बीजेपी फिलहाल कांग्रेस से 1 सीट से पीछे है। और चलिए अब उज्जैन का रुख कर लेते हैं। उज्जैन के क्या कुछ आंकड़े कहते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। उज्जैन में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस, यानी 7 सीटें यहां पर और 7 सीटों में से कांग्रेस 1 सीट से आगे है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, यानी 4 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगले जिले का रुख करते हैं, खरगोन। खरगोन का आंकड़ा क्या कुछ कहता है ये हम आपको बता दें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश खरगोन, कुल सीटें यहां पर 8 हैं, 6 सीटें कांग्रेस, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अदर्स के पास, यानी कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से प्रभावी स्थिति में है, बाजी मारती दिखाई दे रही है खरगोन में। और चलिए आगे हम रुख करते हैं। खरगोन के बाद सिवनी का रुख करते हैं। 3 राज्यों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। कुल सीटें यहां पर 4 हैं और 4 सीटों में बाजी कौन मार रहा है ये आप देखिए। सिवनी में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस, यानी यहां पर 50-50 का मार्जिन है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस। तो ये स्थिति है सिवनी की। अब अगले जिले की ओर हम रुख करेंगे। अब तो जिलों का हाल हमने आपको बताया। अगले जिले की ओर रुख करते हैं। झाबुआ, ये जिला, कुल सीटें यहां पर 3 हैं और 3 सीटों पर क्या कुछ स्थिति है ये अब आप समझ लीजिए। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास, 1 सीट अदर्स के पास, यानी यहां भी 50-50 का मार्जिन, जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी है आलोक द्विवेदी ने उसके हिसाब से। सिवनी के बाद झाबुआ की आपने स्थिति देखी। अब चलिए अगले जिले का रुख करते हैं। अगला जिला है भिंड, काफी अहम जिला। कुल 5 सीटें हैं यहां पर। एमके भटेले हमारे सहयोगी वहां पर हैं, जो रिपोर्ट इन्होंने भेजी है उसके मुताबिक यहां पर कांग्रेस प्रभावी स्थिति में है, कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से, 1 सीट अदर्स के हिस्से, यानी यहां पर कांग्रेस बाजी मारती भिंड में दिख रही है। तो ये भिंड की स्थिति है। भिंड के बाद चलिए आगे हम रुख कर लेते हैं। भिंड के बाद जो है अब सागर का रुख कर लेते हैं। सागर में कुल सीटें 8 हैं। अब इन 8 सीटों पर बाजी कौन मार रहा है इस बात को आप समझिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उसकी लहर है। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 सीटें कांग्रेस के पास है। अदर्स के हिस्से कोई नहीं, यानी सीधे तौर पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इन 8 सीटों पर।
तो ये सागर की सीटें हमने देखी। चलिए अब आगे रुक करते हैं। सागर के बाद अगला जो जिला है वो सतना। सतना काफी जाना पहचाना जिला, बड़ा जिला, और यहां पर बाजी जो है वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से है। कुल सीटें यहां पर 7 हैं। इन 7 सीटों में 4 सीटें कांग्रेस के पास, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट जो है वो अदर्स के हिस्से है। जितेंद्र प्रताप सोनी जो वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है, लोगों के मूड को समझा, लोगों के मिजाज को समझा, तो ये स्थिति है सतना की। और चलिए सतना के बाद आगे रुक करते हैं। सतना के बाद जो अगला जिला है वो है शाजापुर। शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं। अब इन 3 सीटों का गणित क्या कुछ कहता है, ये जो रिपोर्ट हमारे पास आई है संदीप गुप्ता के जरिए, इस स्थिति को आप समझिए। यहां पर कांग्रेस प्रभावी स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी। हालांकि मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन 2 सीटें कांग्रेस के पास, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ये स्थिति शाजापुर की इन 3 सीटों पर। तो अलग अलग जिलों का हाल, तो इन 10 सीटों को अब जरा एक साथ देखिए। इन 10 सीटों का हाल, 10 जिलों का हाल, 10 जिलों में कितनी सीटें हैं, ये हमने आपको समझाया। अब एक साथ इन सभी जिलों का हाल आप देखिए। भोपाल, अनूपपुर, उज्जैन, खरगोन और सिवनी, क्या कुछ स्थिति है। 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर जो है वो कांग्रेस, और उसके बाद अन्य की क्या कुछ स्थिति है। इसके बाद झाबुआ, भिंड, सागर, सतना, शाजापुर, इनकी ये स्थिति है। तो ये 10 जिलों का हाल है। और चलिए इन 10 जिलों पर जो रिपोर्ट आई, जो आंकड़े आए, ये तो हमने आपको बता दिए, लेकिन विस्तार में विश्लेषण क्या कुछ है ये जानने के लिए और बातचीत के लिए सीधे चलते हैं एक बार फिर से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक जी का। दीपक जी, ये 10 जिले और 10 जिलों की स्थिति आपके सामने। शुक्रिया राकेश। 10 जिले हमने बताए, इसमें कुल 55 सीटें हैं, 21 सीटें बीजेपी, 30 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नरेंद्र तनेजा जी हैं और साथ ही प्रेमचंद मिश्रा जी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। नरेंद्र तनेजा जी, पहले राउंड में तो ऐसा लग रहा है कि आप ग्राउंड लूज कर रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि आप मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ग्राउंड लूज करेंगे एग्जिट पोल के मुताबिक? दीपक जी, मैं सम्मान करता हूं आपके सर्वे का, बड़ी मेहनत करी आपके रिपोर्टर्स ने, लेकिन मैं इससे असहमत हूं। हमको पूरा विश्वास है ये सारे एरिया जो आपने कवर किया है, हमने भी इसको कवर किया है, हमने भी अपना सर्वे किया और हमारे पास अपनी पुख्ता रिपोर्ट है कि हम वहां पे जीत रहे हैं। और आप देखेंगे जब परसों परिणाम आएंगे फाइनल, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की इन सब जगह लीड है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन लीड जो है वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की, इन इलाकों में भी जहां आपने भी कराया सर्वे। लेकिन मैंने जैसे कहा, हम सम्मान करते हैं, लेकिन जीत हमारी है और हमने अपना सर्वे किया और हमारा सर्वे का जो रिजल्ट है वो आपके सर्वे से काफी भिन्न है। हम ही जीत रहे हैं, हमारी ही लीड है। ठीक है, आपकी जीत है, जीत के दावे सभी करते हैं जब तक रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन मैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, नरेंद्र तनेजा जी ने एक शब्द यूज किया, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे लाइन सुन के? मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे? नहीं, लड्डू फूटने की स्थिति, मैं इसे लड्डू फूटने की स्थिति नहीं मानता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब उनको 4 साल के बाद ये मानने पर विवश होना पड़ा है कि नहीं, कांग्रेस एक बड़ी ताकत है और आम जनता इन 5 राज्यों में जिस तरह से हमें समर्थन दिया है, एक शानदार वापसी की तरफ हम लौट रहे हैं। और आपके तमाम एग्जिट पोल, आपके भी रिपोर्टर्स ने ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट्स की हैं, वो तो वही बता रहा है कि इसका मूल कारण जो है अभी भी बीजेपी वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जब सत्ता में आते हैं तो आपको उन वायदों को पूरा करना चाहिए जिन वायदों पर आपको जनता से जनादेश। अरे सर, 15 साल बाद जनादेश मिल रहा है, 15 साल तक आप कहां थे? लगातार 15 साल से तो इनकी सरकार है। नहीं, 15 साल आप वादे पूरे करने की बात करें, कुछ वादे तो पूरे किए होंगे ना, जो 3 टर्म लगातार रहे। नहीं निभाया जनता ने। हाँ ठीक है, वो जनता का फैसला है, हमने उस फैसले को भी स्वीकारा है। दीपक जी, मुझे समय दीजिएगा। फैसला है, हम उसे भी स्वीकारेंगे। 12 तारीख को, 11 तारीख के फैसले को भी स्वीकारेंगे। पॉइंट क्या है कि आपके लगातार जो आपने जनता से वादा खिलाफी किया, आपने बार बार जनता को छलने का काम किया। अब लोगों ने निर्णायक रूप से आपको पहचान लिया है। कुछ पिछले 4 साल तो मोदी जी के नाम पे ये खींच रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमको 230 सीटों को कवर करना है, हम जल्दी में रहेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं नरेंद्र तनेजा जी के पास चलता हूं। नरेंद्र तनेजा जी, उनका साफ कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत आप नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस जो है एक ऐसी फोर्स है जिसको कभी क्षीण नहीं किया जा सकता, कमजोर नहीं किया जा सकता।
पहले मैं इनको स्पष्ट कर दूं, जब हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, हम कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस का अलोकतांत्रिक जो बिहेवियर है कि एक व्यक्ति और एक परिवार सत्ता में रहे, हम उसकी बात करते हैं। हम कांग्रेस की जो सोच की बात करते हैं, कांग्रेस की संस्कृति, उससे भारत को मुक्त कराना है, वो हम करा रहे हैं, वो हम करा रहे हैं। आज आप जगह जगह जा रहे हैं ना, आप कभी नाम लेते थे मंदिर का, आज आप जाते हैं ना, ये जा रहे हैं, हर चीज में तो आप आबादी नकल कर रहे हैं, हर चीज में। और जब हम सत्ता में 15 साल पहले है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, ना वहां सड़कें थी, ना वहां सिंचाई के साधन थे, चारों तरफ गरीबी व्यापक थी। 15 साल में हमने मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य था, आज कहां पहुंचा दिया। पहले राउंड में हमने जिन जिलों को दिखाया उसमें कुल 55 सीटें हैं, जिनमें से 21 सीटें बीजेपी और 30 सीटें कांग्रेस और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। और दूसरे राउंड के लिए जल्दी से चलते हैं राकेश के पास। बिल्कुल दीपक जी, पहले राउंड का आपने जिक्र कर दिया, उस पर चर्चा भी कर ली किस तरीके से वहां पर कांग्रेस बाजी मार रही है, लेकिन दूसरे राउंड का हम जिक्र कर लेते हैं और फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं बाकी के जिलों में क्या कुछ स्थिति है। बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ या फिर बाजी जो है वो कांग्रेस के पास। देवास जिले से शुरुआत करते हैं। देवास जिले की क्या कुछ स्थिति है ये आप समझिए। देवास जिले में कुल सीटें हैं 5 और यहां पर बाजी लग रही है भारतीय जनता पार्टी के हाथ, यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें, जो आंकड़े हम तक आए हैं, जो रिपोर्ट हम तक आई है, और 1 सीट कांग्रेस के पास। अर्जुन देवड़ा हमारे सहयोगी, उन्होंने ये जानकारी भेजी है कि ये तस्वीर हो सकती है। और चलिए अगला जिला है वो हरदा जिला है। यहां पर कुल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में बाजी 50-50 है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, यानी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती दिख रही है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को। तो ये स्थिति इस जिले की। और अब होशंगाबाद जिले का रुख कर लेते हैं फटाफट। होशंगाबाद जिले में क्या कुछ स्थिति है ये आप समझ लीजिए। होशंगाबाद में जो कुल सीटें हैं वो 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में जो बाजी यहां पर भी 50-50 की बाजी, यानी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और 2 सीटें वो कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। इंद्रपाल हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने ये जानकारी भेजी है। और इसके बाद जो अगला जिला है वो अगला जिला है धार, और धार में है कुल 7 सीटें। अब इन 7 सीटों में स्थिति क्या है, रिपोर्ट क्या है, ये आप समझिए। इन 7 सीटों में बाजी है भारतीय जनता पार्टी के उलट कांग्रेस के पास बाजी जाती दिख रही है। 5 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी। योगेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी, उन्होंने ये जो जानकारी भेजी है लोगों से बातचीत के आधार पर, तो ये स्थिति हो सकती है, यानी कांग्रेस के पास बाजी यहां पर। और चलिए अगले जिले की ओर रुख करते हैं। अगला जिला जो है वो बालाघाट है और बालाघाट में कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में बाजी किसके हाथ जाती दिख रही है, इन आंकड़ों को भी आप फटाफट तरीके से समझ लीजिए। 3 सीटें कांग्रेस के पास, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट अदर्स के हिस्से में, यानी यहां पर जो बाजी है वो कांग्रेस के हिस्से में है। तो ये बालाघाट की स्थिति है। बालाघाट के बाद जो अगला जिला है, अगले जिले की ओर हम रुख कर लेते हैं और बालाघाट के बाद जो अगला जिला है वो है डिडोरी जिला। यहाँ पर 2 सीटें हैं और 2 सीटों का जो आंकड़ा है पूरी तरीके से बाजी जो है वो कांग्रेस के हिस्से, यानी दोनों सीटें कांग्रेस जीतती दिख रही है। आनंद श्रीवास्तव ये उन्होंने तस्वीर भेजी है कि ये असल नतीजों की तस्वीर हो सकती है। और इसके बाद जो अगला जिला है, अगले जिले की ओर रुख करते हैं दमोह जिला। दमोह जिले में जो कुल सीटें हैं वो 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में जो बाजी है वो बीजेपी के पास, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास, 1 सीट अदर्स के हिस्से। विवेक हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने ये बातचीत करके ये तस्वीर भेजी है कि असल नतीजों की ये तस्वीर हो सकती है। चलिए दमोह के बाद अगले जिले की ओर फटाक से रुख कर लेते हैं। दमोह के बाद जो अगला जिला हमारी लिस्ट में है वो है कटनी, और कटनी में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में स्थिति क्या है ये आप समझिए। 50-50 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास 50-50, यानी 2-2 सीटें। आलोक वर्मा हमारे सहयोगी, उन्होंने ये तस्वीर भेजी है कि ये तस्वीर हो सकती है कटनी की तस्वीर। और चलिए कटनी के बाद जो अगला जिला है, अगले जिले की ओर रुख कर लेते हैं। सिंगरौली है अगला जिला और सिंगरौली में कुल सीटें हैं 3। इन 3 सीटों में बाजी किसके पास, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास, ये आप समझिए। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती दिख रही है, प्रभावी स्थिति में है। तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से, यानी कांग्रेस को यहां पर कुछ नहीं मिल रहा है। ये सिंगरौली की तस्वीर। और सिंगरौली के बाद जो अगला जिला है, रुख करते हैं मंदसौर है अगला जिला, और मंदसौर में कुल सीटें हैं 4 और इन 4 सीटों में स्थिति क्या है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ये आप समझिए। कांग्रेस यहां पर जीतती दिख रही है, 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 1 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिस्से। ये जो रिपोर्ट हम तक अजय ने भेजी है लोगों से बातचीत के आधार पर, वहां के चुनावी मिजाज को समझ के। तो दूसरे राउंड की जो 10 सीटें हैं वो 10 जिले जो है, जो सीटें हैं वो आप समझिए एक साथ जो स्थिति है वो आप समझिए डिडरी, दमोह, कटनी, ये जो जिले हैं। इसके साथ ही जो बाकी के 5 जिले हैं वो इस हिस्से में है, देवास, हरदा, होशंगाबाद, धार, बालाघाट। तो ये स्थिति है इन 10 जिलों की।
चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक जी का। दीपक जी, ये 10 जिलों की स्थिति आपके सामने। तो दूसरे राउंड में हमने जिन जिलों का आंकड़ा बताया उनमें कुल 41 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटों पर बीजेपी और 20 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटें अन्य की जीत होती नजर आ रही है। पहले और दूसरे राउंड के जिलों को जोड़ ले तो 96 में से 40 सीटों पर बीजेपी, 50 सीटों पर कांग्रेस और 6 सीटों पर अन्य की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल एक लेते हैं 12 रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल। तो इस एग्जिट पोल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान और हमारे संवाददाता नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रेमचंद मिश्रा साहब हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जीतेश हैं जो कि जयपुर से जुड़े हुए हैं, संजय उपाध्याय हैं रायपुर से जुड़े हैं और दीप्ति चौरसिया हैं जो भोपाल से जुड़ी हैं। दूसरे राउंड में हमने जिन सीटों का आंकड़ा बताया उनमें कुल 41 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटों पर बीजेपी, 20 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पहले और दूसरे राउंड के जिलों को जोड़ ले तो 96 में से 40 सीटों पर बीजेपी, 50 सीटों पर कांग्रेस और 6 सीटों पर अन्य की जीत होती हुई नजर आ रही है। अगले राउंड के लिए चलते हैं, यानी तीसरे राउंड के लिए राकेश के पास। बिल्कुल दीपक जी, 20 जिलों की 96 सीटों का हाल हमने बता दिया इन रिपोर्टर्स के जरिए और फटाफट अब 21वें जिले की ओर रुख करते हैं। और 21वें जिले में गुना की तस्वीर क्या है वो आप जल्दी से समझिए। गुना में जो कुल सीटें हैं 4 सीटें हैं, 4 सीटों में बाजी कांग्रेस के हाथ, यानी बीजेपी के हाथ यहां पर कुछ नहीं। गुना के बाद चलिए अब अगले जिले का रुख करते हैं, बैतूल का रुख करते हैं। बैतूल की जो स्थिति है, बैतूल में कुल सीटें हैं 5 और 5 सीटों में बाजी किसके हाथ है ये अब आप समझ लीजिए। 5 सीटों में बाजी है भारतीय जनता पार्टी के हाथ, 3 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें कांग्रेस को। इसके बाद अब अगले जिले की ओर रुख कर लेते हैं। बैतूल के बाद अब सीधी का रुख कर लेते हैं। सीधी में किसके भी सीधी टक्कर है ये आप समझ लीजिए। सीधी में 4 सीटें हैं, 4 सीटों में बाजी किसके हाथ है? पूरी तरीके से कांग्रेस के पास। कांग्रेस को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट। अजय पांडे ने यह तस्वीर भेजी है जो असल नतीजों की तरह हो सकती है। अब सबसे अहम मालवा जिले की ओर रुख कर लेते हैं। मालवा जिले की क्या कुछ स्थिति है समझिए। मालवा में कुल 2 सीटें और 2 सीटों में बाजी बीजेपी के हिस्से 1 और अदर्स के हिस्से 1, यानी यहां पर कांग्रेस को कुछ नहीं। ये तस्वीर हमारे पास आई है रहमान कुरैशी के जरिए। चलिए अगला जिला जो है वो अगले जिले को रुख कर लेते हैं। सीहोर है अगला जिला, कुल 4 सीटें हैं। यहां पर 4 सीटों में बाजी किसके हाथ है ये समझिए। बाजी है कांग्रेस के हाथ, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट अदर्स के हिस्से, यानी यहां पर सीहोर में कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। शहडोल का रुख कर लेते हैं। शहडोल की क्या कुछ स्थिति है। शहडोल में जो कुल जिले हैं, कुल सीटें हैं, माफ करिएगा, कुल सीटें हैं 3 और इन 3 सीटों में बाजी है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से, 1 सीट कांग्रेस को जरूर यहां पर मिल रही है। अशोकनगर का रुख करते हैं शहडोल के बाद, और अशोकनगर में कुल जो सीटें हैं वो सीटें हैं 3 और इन 3 सीटों में जो बाजी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ, 1 सीट कांग्रेस को और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। अशोकनगर की ये तस्वीर भेजी है संजय नामदेव ने, हमारे सहयोगी। और इसके बाद अब रुख करते हैं अगला जिला रीवा जिला। 8 सीटें हैं, बड़ा जिला है, बड़ी सीटें 8 सीटें और यहां पर बीजेपी के हिस्से 3 सीट, कांग्रेस के हिस्से 4 सीट, अदर्स के हिस्से 1 सीट। उमेश तिवारी ने यह तस्वीर भेजी है और ये तस्वीर असल नतीजों से मैच कर सकती है। और इसके बाद जो अगला जिला है वो अगला जिला है रायसेन। रायसेन में कुल 4 सीटें हैं, 4 सीटों में 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है, 1 सीट बीजेपी के हिस्से और 1 सीट अदर्स के हिस्से। रायसेन की इन 4 सीटों, रायसेन के बाद अब खंडवा का रुख करते हैं। खंडवा की स्थिति क्या है ये आप ग्राफिक से जरिए समझिए। कुल 4 सीटें हैं यहां पर खंडवा जिले में और उनमें बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास। ये स्थिति मध्य प्रदेश में, संदीप हमारे सहयोगी उन्होंने ये तस्वीर भेजी है। तो 20 जिलों की तस्वीर आपने देखी है। अब बाकी के ये 10 जिलों की स्थिति देखिए क्या कुछ है। सीधे एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक जी का। तीसरे राउंड में हमने जिन जिलों का एग्जिट पोल दिखाया उनमें 41 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटों पर बीजेपी, 20 पर कांग्रेस और 4 पर अन्य को जीत मिल सकती है। अब अगर 3 राउंड के कुल सीटों की बात करें तो 137 सीटों में से 57 पर बीजेपी और 70 पर कांग्रेस और 10 पर अन्य की जीत मिलती नजर आ रही है। प्रेमचंद मिश्रा साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको लग रहा था कि सत्ता विरोधी लहर इस बार बीजेपी के खिलाफ जाती दिखेगी, क्योंकि वोटर बड़ा साइलेंट था मध्य प्रदेश का? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश की स्थितियां हैं वो तो बाकी राज्यों से हम लोग ज्यादा राजस्थान को लेकर चर्चा सुन रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान से कहीं पीछे नहीं है। आम जनता का झुकाव बड़े पैमाने पर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में शुरू से ही बनता रहा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की 82 रैलियां हुई हैं। इतने बड़े पैमाने पर उनकी रैली क्यों, और सभी रैलियां एक से एक बढ़कर भारी भीड़,
वो जनता का जो वहां जो उपस्थिति होती थी वो आई टू आई कॉन्टैक्ट था। वो लगता था नहीं, लोगों को अब रिस्पांस था। अब राहुल जी कुछ बोलते तो उसका रिस्पांस पब्लिक से मिलता था। तो वो अपने आप एक इंडिकेटर था कि आम जनता अब इन लोगों को भली भांति जान गई है, पहचान गई है, और वो एक मुक्त चाह रहे थे, कांग्रेस को वापस लाना चाह रहे थे। हालांकि एग्जिट पोल है, मैं उस पर नहीं ज्यादा कुछ कहता, परसों तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स बता रही हैं कांग्रेस पार्टी की शानदार वापसी हो रही है, और हम जनता से किए वायदे को पूरा भी करेंगे। अब आप एक जिसे दीपक जी अंदाज लगा लीजिए, आपने भी बहुत कुछ मोदी जी को वॉच किया है, देखा है, हम सब ने देखा है। क्या वजह है कि मोदी जी जिनकी यूएसपी सिर्फ भाषण और आमसभा को संबोधित करना है, वो तो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किए नहीं। इस 5 राज्यों में कुल मिला के मोदी जी ने सिर्फ 28 रैलियां की हैं। ये अपने आप का आश्चर्य लग रहा था कि कहीं न कहीं उन्हें भी अब पता चल गया है कि जनता से वो उखड़ चुके हैं। ठीक है, तो मोदी जी तो ताबड़तोड़ रैली करने के माहिर हैं, जहां गए वहां भाषण देते हैं, घंटों भाषण देते हैं, बेसिर पैक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन भाषण भी उनका कम हुआ है। तो यह सब कुछ मिला जुला के आम जनता के ही जो एक आक्रोश है उसका प्रकटीकरण लोगों ने ठीक है। प्रकटीकरण आपको लग रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। सीधे चलते हैं हम नरेंद्र तनेजा जी के पास। नरेंद्र तनेजा जी, मंदसौर जहां पर कृषकों का आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन हुआ था, वहां पर 4 सीटें हैं। 3 कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, और 1 बीजेपी को। यानी किसानों की कर्ज माफी का जो मुद्दा है, जो कृषकों का जो गुस्सा है, वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करता हुआ दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। नहीं, अगर आप यथार्थ देखें तो बिल्कुल अलग है। मैंने जैसे पहले कहा कि बीमारू राज था, और आज हम कहां से कहां ले गए। आप एग्रीकल्चर ग्रोथ देखिए, वहां पे किसानों की इनकम देखिए, जब हम थे और वो थे। अरे 80% किसानों के बैंक अकाउंट तक नहीं थे। सिंचाई का साधन कहां था? कितनी जगह गांव में बिजली थी, कितनी गांव में सड़क थी, कुछ था ही नहीं। अच्छा, और मिश्रा जी सुन लेते हैं सम्मान। अब मैंने आप सुनता हूं, आप भी जरा सुनना सीखिए। अभी से मत उछलना शुरू कर दीजिए। एग्जिट पोल है ये सिर्फ, है ना। और दूसरी बात ध्यान सबसे बड़ी बात है कि जनता वहां की जानती है। अब मेरे कांग्रेस के साथी ने जिक्र किया मोदी जी का, अरे वहां चौहान साहब तो सत्ता में 15 साल से हैं, एक समय हो गया। अच्छा, दूसरी बात है, मंदसौर के अंदर झूठ बोल करके हो सकता है 2 गांव 1 जिला वगैरह को आप बहका लें। पूरा प्रचार कांग्रेस का झूठ पे है, पूरा प्रचार। अच्छा, और पूरा प्रचार जो है वो झूठ पे है। और दूसरा नहीं, आप ही बोल लीजिए साहब, ये इस तरह की अनसिविलाइज बहसों में मैं आता ही नहीं हूं टेलीविजन पे। अगर आप ये रखेंगे तो आप मिश्रा जी प्लीज, अगर बारी बारी से बोलेंगे, क्योंकि हमको डाटा भी दिखाना है। लोगों की इंटरेस्ट ये है कि किस जिले में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो बेहतर होगा। वरना हम पुराने तौर पे बहस करेंगे तो गड़बड़ होगी। नरेंद्र तनेजा जी, कंप्लीट करिए जल्दी से। हाँ, मेरा यही कहना, देखिए पूरा इनका ये जो पूरा जो प्रचार था वो मध्य प्रदेश के अंदर झूठ पे था। इसीलिए मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपके रिपोर्टर्स ने बड़ा परिश्रम किया। हर जाके जिले में हर कंस्टिट्यूएंसी का सर्वे करना आसान काम नहीं होता, और मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन जो परिणाम है, परिणाम ये नहीं है। जिस दिन आप ये देखेंगे, इनको 2 दिन सेलिब्रेट करने दीजिए। 2 दिन की बात है, 2 दिन सेलिब्रेट करके जब इनको यथार्थ पता लगेगा, सच्चाई पता लगेगी, तब इनको समझ में आएगा कि काम, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू राज्य को आज ला करके देश के अग्रणी राज्यों में जो खड़ा किया है, मध्य प्रदेश की जनता इसको जानती है। ये एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की दुकान है। वो जानते हैं परिवार की दुकान को अगर दे दिया तो फिर भ्रष्टाचार वापस आएगा, फिर बीमारू राज बनेगा मध्य प्रदेश। वो जानते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये एक परिवार की दुकान है। एक दुकान इतने बड़े राज को चलाएगा या एक पार्टी चलाएगी? ठीक है, अगले राउंड के लिए 11 तारीख को सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2 दिन इनको खुशी मनाने दीजिए। ठीक है, 2 दिन की खुशी कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा साहब, नरेंद्र तनेजा जी। लेकिन अगले राउंड के लिए फिर चलते हैं जल्दी से राकेश के पास। राकेश, जल्दी से बता दीजिए अगले 10 जिलों का क्या हाल है। बिल्कुल दीपक जी, अब तक 30 जिलों का हाल हमने बता दिया। कौन किसकी तारीफ करता है, ये 2 दिन के इंतजार के बाद जैसा जिक्र हो रहा था वो साफ हो जाएगी तस्वीर। छतरपुर जिले का रुख करते हैं। कुल 6 सीटें हैं यहां पर, और 6 सीटों में बाजी कांग्रेस के हाथ। 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से, 1 सीट अदर्स के हिस्से में है। अब दतिया जिले का रुख करते हैं। दतिया जिले में जो कुल सीटें हैं, उन सीटों की संख्या है 3, और इन 3 सीटों में जो बाजी किसके हाथ जा रही है, अब वो आंकड़े की तस्वीर आप देखिए। 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से। ये तस्वीर है दतिया जिले की। दतिया जिले के बाद अब छिंदवाड़ा का रुख करते हैं। छिंदवाड़ा जिले में जो कुल
सीटें हैं वो सीटें हैं 7 और 7 सीटों में बाजी किसके हाथ है वो आंकड़ों की तस्वीर देखिए। 4 सीटें कांग्रेस के पास, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से, 1 सीट अदर्स के हिस्से। ये छिंदवाड़ा की तस्वीर है। अब पन्ना जिले का रुख करते हैं। पन्ना जिले की क्या तस्वीर है वो आप देखिए। पन्ना जिले में कुल सीटें हैं 3 और इन 3 सीटों में जो बाजी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी यहां पर भारी है। 2 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से। और अगला जो है अब मंडला जिले का रुख करते हैं। पन्ना के बाद मंडला जिले की क्या तस्वीर है वो आप देखिए। मंडला में कुल सीटें हैं 3 और इन 3 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर का नतीजा क्या कुछ है वो आप देखिए। कांग्रेस भारी, 2 सीटें कांग्रेस के पास, 1 सीट बीजेपी के पास। तो ये मंडला की तस्वीर। अब उमरिया का जिले का रुख कर लेते हैं। मंडला के बाद क्या कुछ यहां की तस्वीर है वो आप देखिए। यहां पर कुल सीटें हैं 2 उमरिया जिले में। अब 2 सीटों में बाजी पूरी तरीके से कांग्रेस के हिस्से, यानी दोनों सीटें कांग्रेस जीतती यहां पर दिख रही है। यह असल नतीजों से तस्वीर मैच कर सकती है। इसके बाद विदिशा जिले का रुख करते हैं। विदिशा जिले में कुल सीटें हैं 5 और इन 5 सीटों में बाजी आप समझिए। जो रिपोर्ट हम तक भेजी है कपिल ने, 3 सीटें कांग्रेस जीतती दिख रही है, 2 सीटें बीजेपी जीतती दिख रही है, अदर्स के हिस्से कुछ नहीं। विदिशा की तस्वीर। विदिशा के बाद अब रायगढ़ का रुख कर लेते हैं। रायगढ़ की क्या तस्वीर है वो आप देखिए। रायगढ़ में जो कुल सीटें हैं वो 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में जो बाजी जा रही है कांग्रेस जबरदस्त तरीके से 4 सीटें जीत रही है। सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नसीब हो रही है। विदिशा की तस्वीर। और विदिशा के बाद अगले जिले का रुख करते हैं। अगला जो जिला है वो है बड़वानी। बड़वानी में 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में बाजी किसके हाथ वो देखिए। कांग्रेस यहां पर भारी है, 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बड़वानी की तस्वीर है। और बड़वानी के बाद जो अगला जिला है वो है बुरहानपुर और यहां पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में बाजी किसके हाथ है वो आप देखिए। दोनों सीटें पूरी तरीके से कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी के हिस्से यहां पर कुछ नहीं लग रहा है। और बुरहानपुर के बाद अब जो अगला जिला है, अगले जिले की ओर हम रुख करते हैं। बुरहानपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। 2 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अदर्स को, कुल 3 सीटें यहां पर ये स्थिति है। और अब एक ओवरऑल स्थिति आप देखिए। जो जिले है छतरपुर है, दतिया है, छिंदवाड़ा है, ये तस्वीर आपने देखी। और इस ओर आप तस्वीर देखिए उमरिया, विदिशा, राजगढ़, बड़वानी और बुरहानपुर। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं दीपक जी का। चौथे राउंड में हमने जिन जिलों को दिखाया उनमें कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से 12 पर बीजेपी और 25 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य को जीत मिलती दिख रही है। अगर अब तक दिखाए गए जिलों की बात करें तो हमने 176 सीटों का हिसाब देख लिया है। इनमें से 69 सीटों पर यानी 69 सीटों पर बीजेपी, 95 सीटों पर कांग्रेस और 12 सीटों पर अन्य को जीत मिल सकती है। ऐसा रुझान ग्राउंड जीरो के से हमारे रिपोर्ट्स के एग्जिट पोल से मिल रहा है। एक बार फिर से चलते हैं नरेंद्र तनेजा के जी के पास। नरेंद्र तनेजा जी, कोई राहत की खबर नहीं आ रही है, हर राउंड में कांग्रेस आगे है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इतने भी गलत नहीं हो सकते हमारे संवाददाता कि नतीजा पलट जाए। नहीं, मैं देखिए आपके संवाददाताओं, उनके एनालिसिस, उनकी काबिलियत का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने कहा एग्जिट पोल तो अमेरिका जैसे कंट्री में भी रॉन्ग हुए। पिछली बार आपने देखा था गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने रिजल्ट आने से पहले चांदनी चौक के अंदर लाख रुपए के लड्डू ऑर्डर कर दिए थे। आज भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने जो है चांदनी चौक में 57 लाख रुपए के लड्डू ऑर्डर कर दिए ऑलरेडी, है ना। तो ये देखिए 1-2 दिन की बात होती है। गुजरात में भी आपने देखा था। हमें पूरा विश्वास है कि जो काम हुआ है, हम कुछ झूठ, हमारा प्रचार झूठ का नहीं होता। कांग्रेस का सारा प्रचार झूठ का है, क्योंकि परिवार की पार्टी है, दुकान क्या करेगी। लेकिन हमारी पार्टी का जो 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण सारे जिले जानते हैं कितने गांव में बिजली थी और आज कहां है, कितने गांव में सिंचाई थी आज कहां है। कुल मिलाकर के जो हमारा वहां पे काम हुआ, और कृषि में भी जितना हमने काम किया, मध्य प्रदेश का गेहूं आज पूरा देश खरीदना चाहता है। किसने किया ये क्रांति? हमने करी वह क्रांति। परेशानी कुछ हुई है, हम ही उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे पास ही वो सब, हमारे पास ही उसका वो है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई कोई, हमने मध्य प्रदेश के अंदर कोई हो सकता है, हमने 10 में से 9 काम करे हैं, हो सकता है कुछ लोग चाहते हो 11 करे होते, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, राजनीति को समझती है, काम को देखेगी और हमें इस बात को लेकर के जो हमने काम किया है वो चुनेगी, वो राजनीतिक दल को चुनेगी। एक परिवार की दुकान को रिजेक्ट करेगी। आप इंतजार करिए, 2 दिन की बात है। जो लड्डू ऑर्डर हुए हैं ये जरा इनसे पूछ लीजिए कहां बांटेंगे, क्योंकि हाथ तो इनके निश्चित है। प्रेमचंद मिश्रा जी, लड्डू कहां से ऑर्डर किए हैं? मुझे लगता है तनेजा जी की कोई दुकान होगी, तभी इतना ऑथेंटिक जानकारी इनको है कि हमने कितना 57 क्या क्या बता रहे थे, आखिर इतने लड्डू के ऑर्डर दिए हैं।
या तो लड्डू के दुकान पे ही दिन भर बैठे रहते होंगे, देखते होंगे किस पार्टी का ऑर्डर किस लड्डू पे आ रहा है। भैया लड्डू बांटना खबर रखते हैं पहले सर, तो आपके फितरत में है। अपने प्रतिद्वंदियों की खबर रखते हैं। बिहार के चुनाव के जब रिजल्ट आ रहे थे तो बीजेपी के मुख्यालय में यहाँ पर लोगों ने लड्डू बांट दिए थे। पता चले 1 घंटे के बाद जो हारना शुरू हुआ साफ हो गए। ये लड्डू बांटना, झूठ परोसना बंद करिए, आपका यूएसपी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इन चीजों पर भरोसा नहीं करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता के अंदर व्याप्त कठिनाइयों को और सरकार की विफलताओं को उजागर किया, जनता का भरोसा हमको मिला है। अब ये इसके बाद 2 दिन जितना इनको प्रसन्न रहना है रह ले। 11 तारीख को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कुशासन का अंत होगा और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतलब लड्डू ऑर्डर हो गए, मान लें या 2 दिन मतलब लड्डू ऑर्डर हो गए और कोई विकल्प है नहीं। सवाल है कि आखिर नहीं लड्डू ऑर्डर करना इनका काम है दीपक जी, आप जानते हैं। सब हम लोग ये नहीं करते हैं। एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल के भरोसे हम रहते नहीं है। एग्जिट पोल तो पिछले बार जो दिखाया था उस हिसाब से तो कुछ मिला, वैसा था भी नहीं। लोकसभा चुनाव में हंग पार्लियामेंट दिखाई थी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी क्लियर मेजोरिटी के साथ। और राहुल गांधी जी की सभा जी पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई नहीं बोल रहा था बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके क्लियर मेजोरिटी ले जाएगी, लेकर गई। यहां पर भी चमत्कार हो सकता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, बीजेपी को जो करना था वो कर चुकी। नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता पहचान गई है और भारतीय जनता पार्टी के झूठ, पाखंड की राजनीति, चुनाव आते ही धर्म का नाम लेना, आखिर इन 5 सालों में किसका भला किया इन्होंने? नौजवानों को हताशा मिली, आपने उन्हें छल दिया। अब कहते चलिए चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गया है। मैं आप दोनों का यही शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि मेरे पास चौथे राउंड में हमने जिन जिलों को दिखाया उनमें कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से 12 पर बीजेपी, 25 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य को जीत मिलती दिख रही है। अगर अब तक दिखाए गए जिलों की बात करें तो हमने 176 सीटों का हिसाब देख लिया है। इनमें से 69 सीटों पर बीजेपी, 95 सीटों पर कांग्रेस और 12 सीटों पर अन्य को जीत मिल सकती है। ऐसा रुझान ग्राउंड जीरो से हमारे पास है। हमारे रिपोर्टर्स के आधार पर, हमारे रिपोर्टर्स ने जो लोगों से बात की है, जो उनका एग्जिट पोल है, जो उनका नजरिया है, जो उनका विश्लेषण है, ये हम आपको बता रहे हैं। 5वें राउंड के लिए सीधे चलते हैं राकेश के पास। बिल्कुल दीपक जी, और फटाक से अब अगले राउंड की रुख करते हैं, यानी 5वें राउंड का रुख करते हैं। जो सीटें बाकी बची हैं उनका हम अब बताते हैं, उनकी तस्वीर क्या है ये हम आपको बता देते हैं। यानी अलीराजपुर में जो कुल सीटें हैं वो 2 सीटें हैं। यहाँ पर 50-50 का मुकाबला, 1 सीट बीजेपी के हिस्से, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से। ये अलीराजपुर की ये तस्वीर है। अब नरसिंहपुर जिले का रुख करते हैं। नरसिंहपुर जिले में जो कुल सीटें हैं वो कुल सीटें हैं 4 और इन 4 सीटों में बाजी बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसके हिस्से जा रही है वो आप देखिए। 50-50 का मुकाबला, यानी 2 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीटें कांग्रेस के पास। शिवपुरी अगला जिला। शिवपुरी में जो कुल सीटें हैं वो कुल सीटें हैं शिवपुरी में कुल 5 और 5 सीटों में बाजी किसके हाथ जा रही है वो आप तस्वीर देखिए। शिवपुरी में 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट अदर्स के हिस्से। ये शिवपुरी की तस्वीर, 5 सीटों की तस्वीर। शिवपुरी के बाद रतलाम का रुख करते हैं। रतलाम में कुल सीटें हैं 5 और 5 सीटों में 3 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीटें कांग्रेस के पास। यह रतलाम की स्थिति, अशोक ने जो तस्वीर हम तक भेजी है। इसके बाद अगले जिले का रुख करते हैं। रतलाम के बाद रतलाम के 5 सीटों की स्थिति आपने देखी। ग्वालियर में कुल 6 सीटें हैं। 6 सीटों में क्या कुछ स्थिति है वो आप देखिए। 50-50 का मुकाबला, यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के हिस्से 3-3 सीटें। ये ग्वालियर की स्थिति। ग्वालियर के बाद अब टीकमगढ़ का रुख कर लेते हैं। यहां की स्थिति क्या है वो आप देखिए। जो कुल सीटें हैं यहां पर, वो कुल सीटें हैं यहां पर 3 और इन 3 सीटों में बाजी किसके हाथ? कांग्रेस के हिस्से 2, यानी यहां पर 20 है कांग्रेस। और इसके बाद अब रुख करते हैं टीकमगढ़ के बाद इंदौर का। इंदौर जिले की क्या कुछ स्थिति है? इंदौर में देखिए कुल सीटें 9 है, बड़ा जिला है, 9 सीटें। दिलचस्प यहां पर स्थिति है, बीजेपी बाजी मार रही है। 5 सीटें बीजेपी के हिस्से, 4 सीटें कांग्रेस के पास। ये स्थिति इंदौर की। इंदौर के बाद अब जबलपुर का रुख कर लेते हैं। जबलपुर की स्थिति आप देखिए। जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं, बड़ा जिला ये भी है और यहां पर भी लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन बाजी बीजेपी के हिस्से। 4 सीटें बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को, 1 सीट अदर्स को। ये स्थिति जबलपुर की जो हमारे पास तस्वीर हमारे पास आई है। अब शिवपुर का रुख करते हैं। शिवपुर का जो स्थिति है वो आप देखिए। 2 सीटें हैं, 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से, 1 सीट बीजेपी के हिस्से। 50-50 का मुकाबला यहां पर। शिवपुर की 2 सीटों की तस्वीर ये अनिल ने हम तक भेजी है। शिवपुर के बाद जो अगला जिला है निवाड़ी और निवाड़ी में 2 सीटें हैं। अब यहां पर बाजी किसके हाथ है वो आप देखिए। 50-50 का मुकाबला, यहां पर भी 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट
कांग्रेस को। ये दीपक ने हम तक तस्वीर भेजी है जो असल नतीजों से मैच कर सकती है। ये तस्वीर श्योपुर के बाद अब मुरैना का रुख करते हैं। मुरैना जिला बड़ा जिला है, 6 सीटें हैं यहां पर। 6 सीटों में यहां पर 50-50 का मुकाबला। 3 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को। ये मुरैना की तस्वीर हुई। मुरैना की 6 सीटों का एग्जिट पोल जो हम तक उपेंद्र गौतम ने जो तस्वीर भेजी है, जो असल नतीजों से तस्वीर मैच कर सकती है। अब देखिए जो बाकी बची सीटें हैं, नरसिंहपुर, अलीराजपुर, शिवपुरी, रतलाम, ग्वालियर, इसके बाद टीकमगढ़, इंदौर, जबलपुर, श्योपुर और निवाड़ी। तो ये बाकी बचे जिलों और बाकी बचे सीटों की तस्वीर दीपक जी। बिल्कुल, तो हमने तमाम सीटों की तस्वीर दिखा दी। हम 9 बजे आपको। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हम बात कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से आए एग्जिट पोल की, यानी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने तमाम जिलों से अपने एग्जिट पोल भेजे हैं और उसी के आधार पर हमने मध्य प्रदेश का प्रिडिक्शन किया है। वो आंकड़ा क्या कहता है जानने के लिए सीधे चलते हैं राकेश के पास। बिल्कुल दीपक जी, अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखा दी और कमोबेश कांग्रेस हर जगह अधिकतर जगहों पर जो है बातें दिख रही है। लेकिन कुल 230 सीटों की स्थिति क्या है वो एक बार आप जल्दी से देख लीजिए। 230 सीटें मध्य प्रदेश में। इंतजार है असल नतीजों का, लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। 120 सीट कांग्रेस के हिस्से, 94 सीटें सिर्फ बीजेपी के हिस्से, यानी पूरी तरीके से कांग्रेस यहां पर सरकार बनाती दिख रही है। यह असल नतीजों की तस्वीर है दीपक जी। 4 ज्यादा, बहुमत से 4 ज्यादा। ये तस्वीरें हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं अमन सिन्हा जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मीम अफजल साहब जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, दीप्ति हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। सबसे पहले दीप्ति के पास चलते हैं। दीप्ति, क्या कोई साइलेंट लहर चल रही थी कांग्रेस के फेवर में? देखिए दीपक, मध्य प्रदेश का ये चुनाव बड़ा ही साइलेंट था। सबसे बड़ी बात कि वोटर इतना साइलेंट था कि ये समझ पाना बहुत कठिन था कि आखिर वोटर चाह कह रहा है। और जिस तरह से जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई लहर थी जो एंटी गवर्नमेंट लहर थी, जिसे शायद देखा नहीं जा सका या वोटर बहुत सीधे तौर पर लोगों के सामने नहीं बता पाए, या कोई एक अंडर करंट था जो कांग्रेस के फेवर में चल रहा था। अगर ये ग्राउंड जीरो की इस रिपोर्ट को माने, बिल्कुल अगर ये नतीजे इसी तरह आते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस जो है पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये है दीपक कि इस बार का चुनाव कुछ इतना कठिन था, वोटर के साइलेंट होने के चलते, कांग्रेस के सक्रिय होने के चलते, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और शायद ये पहला ऐसा चुनाव था पिछले 3 चुनाव में कि इसको कांग्रेस ने बहुत मन से लड़ा था और सारे दिग्गज एक साथ मैदान में थे। और इस चुनाव की एक बड़ी तस्वीर मैं आपको ये बताऊंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कभी कॉफी हाउस नहीं जाते, वो प्रचार खत्म होने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ कॉफी हाउस गए थे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जो शायद वोट के पहले मंदिर जाने की तस्वीरें शायद नहीं हमने कभी देखी होंगी, वो वोटिंग करने के पहले जो है बजरंगबली के चरणों में गए थे। तो ये ऐसे चुनाव थे इसमें वोटर इतना साइलेंट था कि नेताओं को अपनी तासील तक बदलनी पड़ गई। अब ये समझ पाना कठिन है कि जो साइलेंट वोटर था उसने एक तरफा कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस की बदलाव की बात उसे पसंद आई है। क्या बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी सचमुच इतनी भारी थी कि 40-45 टिकट काटने के बाद भी बीजेपी को इतनी करारी हार का सामना देखना पड़ेगा? तो निश्चित ही अभी सारी चीजें ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन निश्चित ही ये चुनाव मध्य प्रदेश के बड़े ही जो नतीजे आएंगे बहुत चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मैं लगातार यही कह रही हूं कि वोटर साइलेंट है और वोट परसेंटेज भी बहुत तेजी से बढ़ा है। खासकर महिलाओं का वोट परसेंटेज भी बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत अलग अलग तरह के बातें मैदान से आ रही हैं। और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा वर्ग है जो लगातार बदलाव की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद यही वो बदलाव है जो ईवीएम में कैद हो चुका है और जो नतीजों के तौर पर सामने आएगा। दीपक, एक बात और, 94 सीट्स बीजेपी जीत रही है, 16 अन्य के खाते में जा रही है। 120 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, यानी बहुमत से सिर्फ 4 ज्यादा। क्या तस्वीर उलट भी सकती है? एग्जिट पोल के ये नतीजे उलट भी सकते हैं 11 तारीख को, क्योंकि जो बहुत क्लोज कॉल है, बहुत ही नजदीकी मामला है ये। देखिए दीपक, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं और जितना अगर मैं समझती हूँ कि मोटे तौर पे अगर 230 सीटों को हम बदलना चाहें तो 230 में से हम 100 सीटें अगर दोनों ही मुख्य दलों के हिस्से में दे देते हैं, उसके बाद 12 से 15 ऐसी सीटें होंगी जो अन्य के खाते में जाएंगी। और दूसरी मुझे लगता है कि 15 ऐसी सीटें हैं जिनमें सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का फाइट है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये 15 सीटें हैं जो तय करेंगी कि पूर्ण बहुमत किसके हिस्से में आएगा। 15-16 ऐसी सीटें हैं। और रही बात बीजेपी की, तो निश्चित ही बीजेपी को पिछली बार बंपर बहुमत था। वो बंपर
बहुमत से कितना नीचे आएगी, एंटी इनकम्बेंसी कितनी हावी होगी, ये बड़ी बात होगी। दूसरा, कांग्रेस ने मैदान में बहुत दमखम से लड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस के साथ इन चुनाव में ये रही है कि कांग्रेस के सामने वोट कटवा बहुत थे। कांग्रेस के सामने सपाक्स भी था, बसपा थी, सपा थी, खासकर बॉर्डर के जिलों में सपा बसपा बहुत मजबूत है। और अगर हम ग्वालियर, चंबल और विंध्य इलाके की बात करें तो वहां तो कई सीटों पर जो है बीजेपी के बाद या सेकंड पार्टी के तौर पे बसपा ही सामने आती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो फायदा मिलना चाहिए इतने दमखम से चुनाव लड़ने के बाद भी, वो अगर मिला होगा तो निश्चित ही कांग्रेस पूर्ण बहुमत में होगी। नहीं तो मुझे लगता है कि जो ये 15-16 सीटें होंगी जिनमें तगड़ी फाइट है सीधे तौर पे बीजेपी और कांग्रेस की, जिसमें मध्य प्रदेश, जिसमें भोपाल की उत्तर पश्चिम की सीट है, जिसमें सरकार के मंत्री उमाशंकर गुप्ता और कांग्रेस से पीसी शर्मा है, जिसमें अटेर की सीट है, जिसमें हेमंत कटारे और अरविंद भदौरिया हैं। तो इस तरह की सीटों के बाद वो सीट किनके पक्ष में जाती है, उनके नतीजे क्या निकलते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो सीटें तय करेंगी कि आखिर पूर्ण बहुमत किसको मिलेगा। क्योंकि अदर्स की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बुंदेलखंड के इलाके में जो है सपा की सीटें इस वक्त बढ़ेंगी, विंध्य के इलाके में सपा की सीटें बढ़ेंगी, और जो ग्वालियर चंबल का इलाका है उसमें बसपा जो है, बसपा की सीटें तेजी से बढ़कर सामने आएंगी। क्योंकि अभी मौजूदा विधानसभा में केवल बसपा के 4 ही कैंडिडेट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस चुनाव के बाद बसपा की सीटें भी बढ़ेंगी, सपा की सीटें भी बढ़ेंगी, और कहीं न कहीं सपाक्स ने भी वोट काटने का काम बहुत तगड़े तौर पर किया है। तो अब ये निर्भर करता है कि कांग्रेस के कितने वोट कटे हैं या बीजेपी अपने पुराने ग्राफ से कितने नीचे आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति आपका हमसे जुड़ने का। अमन सिन्हा हमारे साथ है। अमन सिन्हा जी, खतरे की घंटी, पहले नतीजे आ चुके हैं एग्जिट पोल के और कांग्रेस को 120 सीटें मिल रही, यानी कांग्रेस सीधे तौर पर हमारे ग्राउंड जीरो के एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार बनाती हुई दिख रही है मध्य प्रदेश में। दीपक जी, देखिए, आप पिछले 3 दशकों से चुनाव कवर कर रहे हैं और आपने देखा है कई बार एग्जिट पोल। अमन जी, आपकी आवाज ठीक नहीं है, आपकी आवाज ठीक नहीं है। मैं पहले आवाज ठीक कराऊं, उससे पहले मैं चलता हूं मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, आप लड्डू बांटने की तैयारी कर चुके हैं क्या? मुझे लगता है मीम अफजल साहब से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे चलते हैं राकेश के पास। राकेश, हम आगे बढ़ते हैं जब तक हम ऑडियो वीडियो ठीक कराएं। आइए चलते हैं पहले राजस्थान की तरफ, जहां के आंकड़े हमें दिखाने हैं। राजस्थान के 10 जिले क्या कहते हैं, सीधे राकेश के पास। बिल्कुल, राजस्थान के राज दिलचस्प है और सवाल यह है दीपक जी कि क्या वाकई में इस बार 25 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। 1993 के बाद से जो ट्रेंड चलता आ रहा है। फटाफट हम जिलों की ओर रुख कर लेते हैं, क्या कुछ स्थिति है वो हम जल्दी जल्दी दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अजमेर जिले से। अजमेर में कुल 8 सीटें हैं और 8 सीटों में स्थिति क्या है, लड़ाई क्या है, वो आप देखिए। कांग्रेस यहां पर जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर रही है। 6 सीटें कांग्रेस के हिस्से, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, यानी वर्चस्व यहां पर अजमेर में कांग्रेस का। अजमेर के बाद चलिए आगे रुक करते हैं। अजमेर के बाद जो अगला जिला हमारे सामने आ रहा है वो अगला जिला है अलवर। अलवर में कुल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में स्थिति क्या है, किसके हाथ बाजी। यहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से, 7 सीटें कांग्रेस को, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यह स्थिति। अलवर के बाद अब बाड़मेर का रुख करते हैं। बाड़मेर में क्या कुछ स्थिति है, किसके हाथ बाजी, वो आप देखिए। बाड़मेर में जो कुल सीटें हैं वो 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में जो बाजी जा रही है वो कांग्रेस के हिस्से। 5 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद अब बांसवाड़ा जिले का रुख कर लेते हैं। बांसवाड़ा जिले की तस्वीर आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बांसवाड़ा में जो कुल सीटें हैं वो 5 सीटें हैं और 5 सीटों में कांग्रेस 3 और भारतीय जनता पार्टी 2। ये बांसवाड़ा की स्थिति, 5 सीटों की तस्वीर। बांसवाड़ा के बाद अब अगले जिले का रुख कर लेते हैं। 12 जिला है बांसवाड़ा के बाद जिसकी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। ये तस्वीर है 12 जिले की। कुल सीटें 4 हैं, 4 सीटों में 3 कांग्रेस को, 1 भारतीय जनता पार्टी को। ये लक्ष्मी चंद हमारे सहयोगी ने हमारे पास तस्वीर भेजी है, जो असल नतीजे क्या होते हैं वो 11 को जरूर पता चलेगा। 12 के बाद रुख करते हैं अगले जिले का, बूंदी का रुख कर लेते हैं। बूंदी में कुल सीटें जो है वो 3 है और 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी। यहां पर बीजेपी के लिए जरूर अच्छी तस्वीर है, कहीं तो उसका वर्चस्व फिलहाल दिख रहा है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद अब बूंदी के बाद रुख करते हैं आगे, चित्तौड़गढ़ जिले का रुख कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। चित्तौड़गढ़ में कुल सीटें हैं 5 और इन 5 सीटों में बाजी जा रही है कांग्रेस के हिस्से। 3 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। ये चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की तस्वीर हमने आपको रखी। इसके बाद चुरू जिले का रुख कर लेते हैं। चुरू जिले की तस्वीर, 6 सीटें यहां पर और इन 6 सीटों में 4 कांग्रेस को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, यानी कांग्रेस यहां पर जीतते दिख रही है। इसके बाद दौसा जिले का रुख कर लेते हैं। दौसा जिले की कुल सीटों का अनुमान क्या है वो आप देखिए। कुल सीटें यहां पर 5 है और इन 5 सीटों में जो तस्वीर है कांग्रेस 3 जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी 2 जीत रही है। यानी लगातार कांग्रेस को
जबरदस्त तरीके से बढ़त। दौसा के बाद अब रुक करते हैं धौलपुर का। धौलपुर की क्या कुछ तस्वीर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये आंकड़े आए और धौलपुर में जो कुल सीटें हैं वो 4 हैं और 4 सीटों में जो बाजी जा रही है वो 50-50 का मुकाबला। यहां पर कांग्रेस के हिस्से 2 और बीजेपी के हिस्से 2। धौलपुर के बाद अब अगले जिले की ओर रुख कर लेते हैं। अगला जो जिला है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुल सीटें 4 हैं और 4 सीटों में क्या तस्वीर है वो आप देखिए। बीजेपी यहां पर 0 है, कांग्रेस 2, अदर्स के हिस्से 2। ये डूंगरपुर की तस्वीर हमने रखी है। डूंगरपुर की 4 सीटों का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, जो तस्वीर हम तक आई। और डूंगरपुर के बाद अब हनुमानगढ़ में कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों में बाजी किसके हाथ वो आप देखिए। जो तस्वीर हम तक मनीष ने भेजी है, 5 सीटों में 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, 50-50 का मुकाबला, 1 सीट अदर्स के हिस्से। ये हम तक तस्वीर भेजी है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के बाद अब रुक कर लेते हैं जयपुर, यानी राजधानी की क्या तस्वीर है वो आप देखिए। 19 सीटें हैं और 19 सीटों में बीजेपी 8, कांग्रेस 9 और जो बाकी 2 सीटें हैं वो अदर्स के हिस्से। मनु शर्मा की तस्वीर हम देखिए। अब जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। जैसलमेर की क्या कुछ स्थिति है वो आप देखिए। कुल 2 सीटें हैं यहां पर और 2 सीटों में जो लड़ाई है उस पर भारी पड़ रही है कांग्रेस बीजेपी पर। दोनों सीटें कांग्रेस के हिस्से जीत कर जा रही है। जैसलमेर के बाद अब रुख करते हैं जालौर का और जालौर की तस्वीर आप देखिए। जालौर में जो कुल सीटें हैं वो 5 सीटें हैं और 5 सीटों में लड़ाई की तस्वीर क्या है, कौन जीत रहा है लड़ाई, वो कांग्रेस के हिस्से। 4 सीटें कांग्रेस, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी। तो ये जालौर की 5 सीटों का एग्जिट पोल जो हम तक आई है जो तस्वीर। इसके बाद झालावाड़ में कुल 4 सीटें हैं और 4 सीटों की जरा तस्वीर आप देखिए फटाफट। 50-50 का मुकाबला है, 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को। ये झालावाड़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। इसके बाद अब झुंझुनू जिले का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू जिले की तस्वीर देखिए। कुल 7 सीटें हैं यहां पर और 7 सीटों में किसके हिस्से पलड़ा भारी है वो आप देखिए। 6 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तस्वीर है। इसके बाद झुंझुनू जिले की हमने आपको तस्वीर दिखाई, एग्जिट पोल दिखाया झुंझुनू जिले का। इसके बाद जो अगला जिला है वो जोधपुर है। जोधपुर में कुल 10 सीटें हैं और 10 सीटों की लड़ाई की तस्वीर आप देखिए। 5 सीटें कांग्रेस को, 4 सीटें बीजेपी को, 1 सीट अदर्स के हिस्से। तो ये जोधपुर की तस्वीर आपने देखी। करौली की तस्वीर देखिए। करौली में कुल कितनी सीटें हैं वो आप देखिए। जो तस्वीर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुल 4 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से बाजी मारते दिख रही है। 4 सीटें। तो ये अभी तक की तस्वीर आपने देखी, पहले राउंड की तस्वीर दीपक जी। तो राजस्थान के जिन 10 जिलों को हमने आपको आंकड़ा दिखाया उनमें कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर अन्य को जीत मिलती नजर आ रही है। तो ये हमारा आंकड़ा है। सीधे चलते हैं जयपुर हमारे सहयोगी के पास, वो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी जितेश हमसे जुड़े हुए हैं। जितेश, क्या सत्ता विरोधी लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है राजस्थान के अंदर? जी बिल्कुल, मोटा मोटा आकलन करें तो ये एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। आज भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक की, सीएम राज्य मौजूद रही। भाजपा ने तमाम दावे किए हैं कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और जो मुख्यमंत्री राज्य है वो मीडिया से बातचीत करते में कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम सत्ता बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। दोनों पार्टी तमाम दावे कर लिए हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है और 35 सीटें ऐसी हैं जहां पे दोनों पार्टियों में स्ट्रगल, दोनों पार्टी टक्कर में। तो कह सकते हैं कि अभी पूर्ण तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई राजस्थान की, कि जो कांग्रेस तमाम दावे कर रही थी कि हम सीटें 140, 150, 130 ये सीटें जो कांग्रेस बात कर रही थी वो यहां पे क्लियर नहीं हो पा रही पिक्चर। जी चलिए आगे हम चलते हैं बाकी जिलों की तरफ। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से कौन, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। अगर बीजेपी आती है तो वसुंधरा होंगी, ये तो तय है और इसकी घोषणा अमित शाह खुद कर चुके हैं राजस्थान के अंदर। आइए हम चलते हैं राकेश के पास बाकी जिलों का हाल जानने और इस बार पूरी सीट देख लेते हैं राजस्थान की। बिल्कुल पूरी सीट दिखा देते हैं, लेकिन आप जो सवाल कर रहे थे दीपक जी, शायद उसका जवाब कांग्रेस अभी ना दे, असल नतीजों के इंतजार की बातचीत करें। लेकिन जो बाकी बची सीटें हैं उन सीटों की रुख करते हैं और कोटा जिले से हम शुरुआत करते हैं। जो कोटा में कुल सीटें हैं वो 6 हैं, 3 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस को और 50-50 का मुकाबला। कोटा के बाद रुख करते हैं नागौर का। नागौर की तस्वीर देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नागौर में कुल सीटें हैं 10, बड़ा जिला है और इन 10 सीटों पर स्थिति क्या है वो आप देखिए। कांग्रेस यहां पर आगे है सबसे 6 सीटों के साथ, 3 सीटें बीजेपी को। सुशील ने यह तस्वीर हम तक भेजी है। इसके बाद बाली जिले का रुख करते हैं। पाली जिले की ओर रुख करते हैं। पाली जिले की तस्वीर आपके सामने है। कुल यहां पर सीटें हैं 6 और इन 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई बीजेपी के हिस्से है, 4 सीटें बीजेपी को। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ जिले की तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुल 2 सीटें और इन 2 सीटों की जो लड़ाई है वो
बीजेपी यहां पर जीतती दिख रही है, 2 सीटें मिल सकती है बीजेपी को। इसके बाद अब राजसमंद जिले का रुख करते हैं। राजसमंद जिले की क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए। राजसमंद जिले में कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों की जो लड़ाई है वो कांग्रेस जीत रही है। 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से, 1 सीट बीजेपी को। श्रीगंगानगर जिले का रुख कर देते हैं। श्रीगंगानगर जिले की ओर देखिए आप, 6 सीटें हैं यहां पर और इन 6 सीटों की लड़ाई में बाजी कांग्रेस के हिस्से। हालांकि अदर्स का पलड़ा यहां पर भारी है, 3 सीटें अदर्स के हिस्से, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को। यह श्रीगंगानगर की 6 सीटों का एग्जिट पोल। अब उदयपुर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर की तस्वीर देखिए, क्या कुछ उदयपुर में हो सकता है। 8 सीटें, बड़ा जिला, काफी फेमस जगह है और यहां पर 3 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट अदर्स के हिस्से। तो ये प्रताप राठौर ने यह तस्वीर हम तक भेजी है, यानी ऐसे कुछ असल नतीजे हो सकते हैं। इसके बाद अब सीकर का रुख करते हैं। सीकर में कुल 8 सीटें हैं और 8 सीटों में 3 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को, यानी 50-50 का मुकाबला और 2 सीटें अदर्स के हिस्से। टोंक जिले का रुख कर लेते हैं। टोंक जिले की क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए। ये तस्वीर आपके सामने आई। 4 यहां पर सीटें हैं टोंक जिले में और कांग्रेस यहां पर सुपड़ा साफ कर रही है। कांग्रेस के हिस्से 4 सीटें। ये टोंक जिले की 4 सीटों का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया। टोंक के बाद अब रुख करते हैं सवाई माधोपुर, अगला जिला है और यहां पर जो कुल सीटें हैं 4 और इन 4 सीटों पर यहां पर भी कांग्रेस पूरी तरीके से जीत रही है। यानी एक तरीके से लहर लगातार कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती दिख रही है, जो ट्रेंड अभी तक कर रहा है। सवाई माधोपुर की हमने आपको तस्वीर दिखाई। बजरंग सिंह राजावत जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने लोगों से बातचीत के आधार पर यह तस्वीर हम तक भेजी है। अगले जिले की ओर हम रुख करेंगे और असल नतीजे हालांकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 11 तारीख को आएंगे और सबसे बड़ी अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। सिरोही अगला जिला है, कुल 3 सीटें और 3 सीटों में यहां पर बीजेपी आगे है, 2 सीटों के साथ 1 सीट कांग्रेस के हिस्से। ये आंकड़ों की तस्वीर। अब भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा की क्या कुछ तस्वीर है वो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में कांग्रेस 4 जीत रही है, बीजेपी 2 जीत रही है। अब बीकानेर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर की क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए। बीकानेर में जो कुल सीटें हैं उन कुल सीटों की संख्या है 7 और इन 7 सीटों पर जो जंग है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस यहां पर भारी है, 4 जीत रही है कांग्रेस। तो ये अभी तक के कुल सीटों की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। तो राकेश, राजस्थान की टोटल तस्वीर भी आप हमें दिखा दीजिए, क्योंकि अभी तक हम राजस्थान के सभी जिले खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे। बिल्कुल, टोटल तस्वीर दिखा देते हैं। 200 सीटें हैं, हालांकि 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, लेकिन पूरी तस्वीर क्या है वो आप देख लीजिए। तो ये राजस्थान की 200 सीटें, 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, अलवर में चुनाव नहीं हुआ था। कांग्रेस 114, यानी जिस बहुमत की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस दीपक जी सरकार बनाती यहां पर दिख रही है, जो ट्रेंड 25 साल से चल रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। सीधे चलते हैं मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, पिछले बुलेटिन में लड्डू ऑर्डर करने की बात हो रही थी, अब तो 2-0 हो गए हैं। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल ये कह रहा है, हमारा ग्राउंड जीरो का, कि कांग्रेस वहां जीत रही है और अब ये कह रहा है कांग्रेस राजस्थान में भी जीत रही है। तो लड्डू ऑर्डर करने के लिए फोन लगाया कि नहीं लगाया आपने? नहीं, आप बेफिक्र रहिए, लड्डू भी होंगे और वक्त पर ऑर्डर भी कर दिया जाएगा। जाहिर है हम लोग बहुत जल्दी में नहीं हैं। आपने जो इससे पहले भी जो देखे, जो एग्जिट पोल्स आए हैं और आज आपने, मुझे अच्छा लगा कि आपने जिला वाइज करके कुछ थोड़ी तस्वीर जो है उसको और बेहतर करने की कोशिश की है। और ये बेहतर हुई है नहीं हुई है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब इतना ग्राउंड जीरो पर आपने कुछ काम किया है तो उसमें काफी सदाकत हो सकती है। बिल्कुल। अमन सिन्हा की बीजेपी के लिए चिंता की बात तौर पे तो सभी लोग कह रहे थे, तो सारे एग्जिट पोल्स ने दिखाया। दीपक जी, आप पिछले 3 दशकों से सारे चुनाव कवर करते आए हैं और मुझे लगता है कई ऐसे आपको इंस्टेंसेस, कई ऐसे प्रकरण मिले होंगे जहां पे एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुए। एक चीज जो स्पष्ट है वो ये है दीपक जी कि जो तीनों प्रदेश हैं हिंदी हार्टलैंड के, वहां कीन कंटेस्ट है जो एग्जिट पोल से एक इंडिकेटर मिलता है। और मैं स्वयं राजस्थान में गया, मुझे लगता है आप भी शायद राजस्थान थे दीपक जी, और जो हम लोगों ने वहां पे काम किया है, जो वहां पे डिलीवरी हुई है, जो जनमानस है, उसको देख के मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जहां तक मिजोरम का प्रश्न है, स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर जाती हुई दिख रही है और तेलंगाना में भी जो टीआरएस और कांग्रेस का मुकाबला है उसमें कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग 11 तारीख का इंतजार करेंगे,
पर स्पष्ट रूप से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा ग्राउंड पे और जो हम लोगों को फीडबैक मिला है, उससे मैं विश्वस्त हूं, आश्वस्त हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे और राजस्थान में भी सरकार बनाने की संभावना अच्छी है, पर टक्कर वहां पे कड़ी है। टोंक की मैं अगर बात करूं, जहां से सचिन पायलट खड़े हैं, टोंक में 4 असेंबली सीटें टोंक जिले में, और चारों की चारों कांग्रेस को जीते जाते हुए दिखाई दे रही है। आपको एक इंडिकेटर नहीं लगता कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है और एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा? और ये आपके वक्तव्य से भी झलक रहा है, क्योंकि आपने कहा कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और राजस्थान में भी अच्छी संभावना है, तो वहां पर आपने भी लगा दिया। हाँ, अब तो परिणामों का इंतजार करते हैं। मैं तो आपके एग्जिट पोल को सही मान के ये कयास लगा रहा था, पर मैंने ये भी कहा दीपक जी कि जो मेरा अपना अनुभव रहा ऑन ग्राउंड, जो अपना फीडबैक है पार्टी का, उससे स्पष्ट रूप से हम लोग आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं कि राजस्थान में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दीपक जी 15 साल की सरकार के बाद एक थोड़ा सा फेटिक फैक्टर या उदासीनता आ जाती है, पर आपने भी ऑन ग्राउंड देखा होगा कि सरकारों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कहीं पे फेटिक फैक्टर या कभी कहीं कैंडिडेट्स के अगेंस्ट कुछ एक उदासीनता का भाव होता है, तो वो कहीं रहा होगा, पर कोई 15 साल के इस कार्यकाल के बावजूद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 3-0 अगर हो जाता है मीम अफजल साहब, तो इसको आप देश के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं? 2019 के लिए महागठबंधन बनाने में मदद मिलेगी? राहुल गांधी की लीडरशिप को लोग मान लेंगे, कबूल कर लेंगे? देखिए दीपक जी, सवाल राहुल गांधी जी की लीडरशिप को मानने का है ही नहीं, और वो खुद भी कभी इसका दावा नहीं करते और कांग्रेस पार्टी भी नहीं करती। हमारा ये मानना है कि अगला जो चुनाव होगा वो गठबंधन करके होगा और उसी का फायदा अपोजिशन को मिलेगा ज्यादा अच्छा, और अगर वो अकेले अकेले लड़ेंगे तो मैं समझता हूं उसका नुकसान ही नुकसान है। मैं यहां आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, तब 31% वोट उनको मिला था और 69% वोट जो अपोजिशन में गया वो सारा का सारा बहुत बुरी तरह से डिवाइड था, और इसके डिवीजन के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें भी मिली। मैं यकीनन ये बात कह सकता हूं कि, और आप भी मेरा ख्याल है इससे एग्री करेंगे, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी 2014 में थी, आज वो कहीं बाकी नहीं रही है। कम हो तो हुई है, काफी कम हो चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको उतना वोट पड़ने वाला है। मैं तो एक बड़ा आकलन कर रहा हूं, और ये जो अब नतीजे आ रहे हैं इससे भी साफ जाहिर होता है। इससे पहले जो वैसे चुनाव हुए, जो एक एक दो जगह पर जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, उसमें भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, और इसलिए खासतौर पर पिछड़ी के वहां लोग इकट्ठे हुए और पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हुआ। तो इसका नतीजा यह है कि उत्तर, देखिए अभी तो 65 सीटों का मामला है। ये जो आपने 3 स्टेट्स दिखाई हैं, यहां पर 65 सीटें हैं और 65 में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगर इस आंकड़े को उस पर अप्लाई कर दें तो यहां पर उनको आधी सीटें भी नहीं आने वाली हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सिचुएशन, जो अनुमान है कि वहां पर एक गठबंधन बनेगा, तो जो 73 सीटें मिली थी, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी किसी भी स्टेट में है, वहां अपनी सीटें पूरी भी रिपीट करने की पोजीशन में नहीं है। कमी तो आनी है, कम और ज्यादा होगी, और वो कमी जो आएगी वो उसको हार की तरफ ले जाएगी। हार की तरफ ले जाएगी। अमन सिन्हा जी, आपको क्या लगता है? मीम अफजल साहब का दावा है कि ब्रांड मोदी कमजोर हुआ है, और दूसरा यह कि महागठबंधन जब होगा तो 65 सीटें ये और 73 सीटें उत्तर प्रदेश की, इसमें एक बड़ा छेद लगेगा। दीपक जी, पहले तो जो हमारे मित्र ने कही बातें कहीं तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत हैं। जो 2014 में एनडीए को वोट मिला वो प्री पोल अलायंस का 40% था वोट, बीजेपी का 31 था और बाकी अलाई पार्टनर को मिला के 40% था। मेरे उसमें बहुत इको आ रहा है, अगर उसको करेक्ट कर दिया जाए। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं ठीक करवाता हूं। वो वक्तव्य गलत है हमारे मित्र का। दूसरी ये बात ये कह रहे हैं 2014 के बाद, दीपक जी धन्यवाद दीपक जी, 2014 के बाद मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई। अब इलेक्ट्रोल एविडेंस देख लीजिए दीपक जी, 2014 में 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। आज 21 प्रदेशों में
भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ सरकारें चला रहा है। कांग्रेस पार्टी की जितनी सरकारें थी वो सिमट के 3 जगह पे रह गई है, एक पौंडीचेरी, मिजोरम से वो बाहर हो रहे हैं और पंजाब में। और कांग्रेस पार्टी अपने ऑल टाइम लो पे है, भारतीय जनता पार्टी हर रूप से इन ऑल रिस्पेक्ट्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है। आप क्या लोगों इस डेमोक्रेसी में जो इलेक्टोरल मैंडेट है उसको नहीं मानेंगे? आप अपने परसेप्शन से चलेंगे? अगर मीम अफजल साहब और कांग्रेस पार्टी वास्तविकता नहीं स्वीकार करना चाहती तो ना करे, लोग उनको फिर से वास्तविकता दिखा देंगे। और जहां तक श्रीमान राहुल गांधी जी का प्रश्न, दीपक जी, आपको ध्यान होगा उन्होंने कुछ ही महीनों पहले अपने आप को स्वयंभू प्रधानमंत्री कैंडिडेट का उम्मीदवार घोषित किया। एक भी व्यक्ति, जो ये महागठबंधन बता रहे हैं मीम अफजल साहब, उसका एक भी नेता आके उनकी लीडरशिप को इंडोर्स नहीं करता या ये नहीं कहता कि हाँ राहुल गांधी जी इस महागठबंधन के नेता होंगे या किसी तरह से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनकी स्वयं के पार्टी के लोग भी इस बात को कहने में हेजिटेंट, हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है दीपक जी कि राहुल गांधी जी, उनकी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत भारी लाइबिलिटी है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जब अपने आप स्वयंभू घोषणा कर दी, कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला, तो स्पष्ट है कि उनकी क्या स्थिति है। और ये महागठबंधन की बात हमारे मित्र कर रहे हैं, अब इसमें से किस प्रदेश में उन्होंने गठबंधन बना के चुनाव लड़ा? छत्तीसगढ़ में तो इनको मायावती और अजीत जोगी का साथ नहीं मिला, वो लोग इंडिपेंडेंट लड़े। और जो पोलस्टर्स हैं वो ये कहते हैं, आपके जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के वोट शेयर को ही काटेंगे ज्यादातर। मध्य प्रदेश में इन्होंने कौन सा अलायंस किया है? बीएसपी और एसपी, अभी आपके संवाददाता बोल रहे थे, उनकी सीटें और वोट अगर बढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने तो कोई अलायंस नहीं किया, ठीक है, कि वोट को काटेंगे। और राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, 1-to-1 फाइट है। मैंने जैसे बोला कि हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग तीनों प्रदेशों में जीतेंगे, कंपटीशन तीनों प्रदेशों में है, पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग तीनों प्रदेशों में विजयी होंगे। और मिजोरम में और तेलंगाना में तो कांग्रेस हार ही रही है। चलिए 2-0 अभी कांग्रेस के पक्ष में है। आगे क्या होता है जानने के लिए छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखते हैं और चलते हैं सीधे राकेश के पास छत्तीसगढ़ की तस्वीर जानने के लिए। राकेश। बिल्कुल दीपक जी, 2-0 के बाद अब तीसरा राज्य किसके हिस्से जाएगा, रिपोर्टर्स क्या कुछ कहते हैं, ये तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कुछ 90 सीटें, और उसके बाद शुरुआत करते हैं रायपुर से। रायपुर जिले में जो कुल सीटें हैं आप देखिए, कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों का रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि 5 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यानी यहां पर भारी है कांग्रेस पूरी तरीके से। रायपुर के बाद चलिए अब अगले जिले का रुख करते हैं फटाफट। अगला जो जिला है रायपुर के बाद अगला जो जिला है वो है बालोद, और बालोद जिले में कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में जो स्थिति है वो कांग्रेस के फेवर में है, 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को। बालोद के बाद अब बीजापुर का रुख करते हैं। बीजापुर की जो स्थिति है वो तस्वीर आपके सामने है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजापुर में सिर्फ 1 सीट है और ये 1 सीट जा रही है कांग्रेस को, जो तस्वीर कुशल चोपड़ा ने हम तक भेजी है लोगों से बातचीत करके, उनके चुनावी मूड को समझ के। इसके बाद बीजापुर के बाद रुख करते हैं जो अगला जिला है, वो अगला जिला है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार की जो तस्वीर आप देखिए, कुल यहाँ पर 4 सीटें हैं और 4 सीटों में जो स्थिति है वो कांग्रेस के फेवर में है, 3 सीटें कांग्रेस को। ये बलौदा बाजार की तस्वीर है। इसके बाद अब बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। बिलासपुर की क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिलासपुर में जो कुल सीटें हैं उन सीटों की संख्या है 7 और इन 7 सीटों में बाजी मार रही है कांग्रेस 3 सीटों के साथ। तो ये स्थिति बिलासपुर की हमने आपको दिखाई। बिलासपुर के बाद अब सूरजपुर का रुख कर लेते हैं। सूरजपुर में सीटों की संख्या क्या है वो आप देखिए, सूरजपुर की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर कुल सीटें हैं 3 और इन 3 सीटों पर बाजी मार रही है कांग्रेस सूरजपुर की। सूरजपुर के बाद आप बलरामपुर का रुख कर लेते हैं। बलरामपुर की क्या कुछ स्थिति आप देखिए। बलरामपुर में कुल सीटें हैं 2 और इन 2 सीटों पर जो जंग है वो दिलचस्प है, 50-50 की जंग है। 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को। सरगुजा अगला जिला है वो आप देखिए, उसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और सरगुजा में 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों की जंग क्या कुछ कहती है वो आप देखिए। तीनों सीटें कांग्रेस को, यानी एक तरफा यहां पर कांग्रेस जो है वो जीत रही है इस हिस्से में। और अगले जिले की ओर करते हैं, करवधा है अगला जिला। यहां पर 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पर जो जंग है वो आप देखिए वो कांग्रेस के हिस्से है। कांग्रेस यहां पर जीत रही है 2 सीटें, दोनों सीटें जीत रही है। ये संजय शेखर ने हम तक, दोनों सीटें जीत रही है, ये संजय शेखर ने हम तक रिपोर्ट भेजी है। सुकमा की तस्वीर हम आपको दिखाएं। सुकमा यहां पर 1 सीट है, 1 सीट का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है हमारे रिपोर्टर्स, तो आप देखिए कांग्रेस यहां पर जीत रही है। शंकर ने जो हम तक तस्वीर भेजी है, हालांकि असल नतीजों के लिए 11 का जरूर इंतजार करेंगे। इसके बाद अगला जो जिला है सुकमा के बाद वो है कोरिया। कोरिया की जो तस्वीर है वो आप देखिए, 3 सीटें यहां पर कोरिया में और 2 सीटें जीत रही है कांग्रेस, 1 सीट जीत रही है यहां पर बीजेपी। कोरिया की 3 सीटें हमने आपको बताई। इसके बाद जो अगला
जिला है वो है बेमेतरा। बेमेतरा में कुल 2 सीटें हैं और 2 सीटों की क्या कुछ स्थिति है। यहां पर जंग देखिए, चुनावी जंग वो 50-50 की जंग है। 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को। बेमेतरा की सीट के बाद अब बक्सर का रुख कर लेते हैं। बस्तर का रुख कर लेते हैं। बस्तर की तस्वीर आप देखिए, 3 सीटें हैं यहां पर। कुल 3 सीटों की स्थिति क्या है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो आप देखिए। कांग्रेस के हिस्से 2 सीट है, 1 सीट बीजेपी को जाते दिख रही है। ये रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल हम तक का यह आंकड़ा पहुंचा रहा है। महासमुंद अब जिले का रुख कर लेते हैं। महासमुंद में क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए। 4 सीटें यहां पर महासमुंद जिले में और 4 सीटों में जो जंग है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो कांग्रेस जीतती दिख रही है। चारों की 4 सीटें कांग्रेस जीतती दिख रही है। अब दुर्ग जिले का रुख कर लेते हैं। दुर्ग जिले की क्या कुछ तस्वीर है ये आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। दुर्ग जिले में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों की जो जंग है वो कांग्रेस जीतती दिख रही है 4-3 के मुकाबले। अब दंतेवाड़ा जिले का रुख कर लेते हैं। दुर्ग के बाद दंतेवाड़ा जिले की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दंतेवाड़ा में 1 सीट है और ये 1 सीट जाती दिख रही है कांग्रेस को, जो रितेश यादव ने हम तक तस्वीर भेजी है। अब जसपुर का रुख कर लेते हैं। जसपुर में जो कुल सीटें हैं वो कुल सीटें हैं 3 और इन 3 सीटों पर बाजी किसके हाथ है वो आप जान लीजिए। 2 कांग्रेस जीतती दिख रही है, 2-1 से बीजेपी कांग्रेस के बीच में 2-1 से कांग्रेस बाजी जीतती दिख रही है। इसके बाद अब धमतरी जिले का रुख कर लेते हैं। धमतरी जिले में कुल कितनी सीटें हैं ये आप देखिए, उसके बाद कौन बाजी मार रहा है वो भी देखिए। धमतरी में कुल 3 सीटें और 3 सीटों की स्थिति कांग्रेस 2 बीजेपी 1 यानी 2-1 से यहां भी कांग्रेस जीतती दिख रही है। इसके बाद कांकेर जिले का रुख कर लेते हैं। कांकेर जिले में आप देखिए कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो जंग है वो यहां पर भी कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस 2 सीटें, बीजेपी 1 सीट। इसके बाद कोरबा जिले का रुख कर लेते हैं। कोरबा जिले की क्या कुछ तस्वीर है जो रिपोर्टर ने हम तक भेजी है वो देखिए। कोरबा में कुल 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में जो चुनावी जंग है वो बीजेपी यहां पर जीत रही है। बीजेपी 3, कांग्रेस 1 यानी 3-1 के मुकाबले ये सीट बीजेपी जीत रही है। इसके बाद अब जांजगीर चांपा का रुख करते हैं। जांजगीर चांपा में कुल सीटें हैं 6 और इन 6 सीटों में 50-50 का मुकाबला। बीजेपी 2, कांग्रेस 2 और अदर्स के हिस्से 2 यानी यहां पर पूरी तरीके से 50-50 का मुकाबला। इसके बाद अब राजनांदगांव रमन सिंह का इलाका, यहां पर कुल सीटें 6 और 6 सीटों की जो चुनावी जंग है वो आप देखिए, जो संजय शेखर ने तस्वीर भेजी है। 4 यहां पर कांग्रेस जीत रही है, 2 सीटें जो है बीजेपी जीती दिख रही है। पिछली बार भी कमोबेश ऐसे ही नतीजे रहे थे। इसके बाद अब रायगढ़ का रुख कर लेते हैं। रायगढ़ में क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए। रायगढ़ में कुल सीटें हैं 5 और 5 सीटों की तस्वीर क्या है, नतीजों की जो तस्वीर हो सकती है, कांग्रेस 3 बीजेपी 2, तो ये स्थिति। इसके बाद रायगढ़ के बाद जो अगला जिला है वो मुंगेली और यहां पर क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए। 2 सीटें हैं यहां पर और 2 सीटों के चुनावी जंग के नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं वो देखिए। बीजेपी यहां पर 1, कांग्रेस के हिस्से कुछ नहीं, 1 सीट जो बच रही है वो अदर्स के हिस्से जा सकती है। इसके बाद गरियाबंद जिले का रुख कर लेते हैं। गरियाबंद जिले की क्या कुछ तस्वीर है वो आप देखिए। 2 सीटें हैं यहां पर और 2 सीटों में चुनावी जंग किसके हिस्से यानी कौन जीत रहा है वो आप देखिए। 50-50 का मुकाबला, बीजेपी 1, कांग्रेस 1। गरियाबंद की 2 सीटों का एग्जिट पोल गोविंद तिवारी के हिसाब से। इसके बाद अब कोंडागांव की तस्वीर देखिए। कोंडागांव में कुल 2 सीटें हैं और 2 सीटों की तस्वीर 50-50 का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यानी 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को। ये कोंडागांव की तस्वीर संजय शेखर ने हम तक भेजी है। इसके बाद अगला जो जिला है वो नारायणपुर जिला है। 1 सीट यहां पर और 1 सीट किसके हिस्से जा रही है वो देखिए। यहां पर बीजेपी बाजी मार रही है, 1 सीट यहां की जो बची है वो नारायणपुर। अब लगे आप दीपक जी, हम ओवरऑल तस्वीर भी बता देते हैं चूंकि सभी सीटों और सभी जिलों की बातचीत हो गई, तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की क्या कुछ तस्वीर है वो आप देख लीजिए। लगातार 3 बार से रमन सिंह की सरकार, लेकिन इस बार रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है वो आप देखिए। कांग्रेस 56, बीजेपी 28, अदर्स 6 यानी इस बार कांग्रेस यहां पर सरकार बनाती दिख रही है। 3 साल से सरकार थी रमन सिंह की यहां पर दीपक जी। 3 टर्म से सरकार थी रमन सिंह की और 56 सीटें यानी बंपर बहुमत राकेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। और हमसे जब टीएस सिंहदेव जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने बात की थी एग्जिट पोल के दिन, तो उन्होंने साफ कहा था 52+ सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। अमन सिन्हा जी के पास चलते हैं। अमन सिन्हा जी, अगर राजस्थान तो छोड़ दीजिए, राजस्थान को अगर हम छोड़ दें और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बातें करें जहां पर सभी अच्छी खबरें थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था दोनों चीफ मिनिस्टर का, अगर ये हार जाते हैं तो क्या आपको आश्चर्य होगा? देखिए दीपक जी, जैसा मैंने कहा, जो मेरा अपना अनुभव था ग्राउंड पे, जो सरकारों का काम हुआ है और जिस तरह का जनमत अपने पक्ष में है, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह जीतेंगे। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा अपनी जानकारी के लिए कि इन सीटों का तो आकलन हुआ है, पर वोट शेयर क्या दिया है
और जो अलायंस अजीत जोगी और मायावती जी का जो अलायंस था उसको क्या वोट शेयर दिया गया है और क्या उसकी कोई सीटें नहीं है। तो इन एनी केस ये अपना आकलन हो सकता है दीपक जी, और आपने स्वयं देखा है कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं और होते हैं। हम लोगों का आकलन जो है वो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग चौथी बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और आप एक बार अगर वोट शेयर देंगे तो उस पर भी मैं कमेंट कर सकता हूं, पर मैं ये जरूर स्पष्ट कर दूं दीपक जी, और आपको भी अनुभव हुआ होगा कि 3 टर्म 15 वर्षों के बाद भी कोई भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो ऐसा प्रिविलेंट हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और कहीं पे फेटिक फैक्टर या कहीं पे लोगों का चेंज का एक नेचुरल जो है इंक्लिनेशन रहता है, पर आपने देखा है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस फैक्टर को जो है ओवरराइड करते हुए बार बार अपनी सरकारें रिपीट की हैं। जहां मतदान बढ़ा है वहां पे भी हमने सरकारें रिपीट की हैं, और 15 साल 20 साल की भी इनकम्बेंसी, 25 साल की भी इनकम्बेंसी के बाद हम लोगों ने अपनी सरकारें रिपीट की, जैसा अभी गुजरात में भी हुआ। ठीक तो है, मुझे लगता है 11 का हम लोग संजय उपाध्याय के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। संजय, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा लग रहा था चुनाव के वक्त कि इतना खराब परफॉर्मेंस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का इन चुनाव में? 56 सीटें मतलब बंपर बहुमत कांग्रेस को। क्या कांग्रेस की कोई लहर दिखाई दे रही थी सड़क पर या चुनाव के दौरान? नहीं दीपक जी, देखिए जब चुनाव के दौरान हम 12 तारीख को भी थे, उसके बाद भी थे, लेकिन उस दौरान ये लहर देखने को नहीं मिली। उस दौरान जो फील्ड में हमारे रिपोर्टर थे उनसे जरूर जानकारी मिल रही थी, लेकिन ऐसी लहर थी ये देखने को नहीं मिली। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से जब मतदान का जो दूसरे चरण का मतदान जब खत्म हुआ उसके बाद ये बातें धीरे धीरे सुनाई देने लगी। लेकिन अभी जिस तरीके से बातें हो रही थी, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे मुझे टीएस सिंहदेव की वो बात याद आ रही है। मैं उनके साथ था उस दौरान भी, उन्होंने ये कहा था कि 52 प्लस का आंकड़ा तो सहज है, बिल्कुल आसानी से ये मिल सकता है। ठीक है, मुझे संजय ये भी बताइए कि क्या कारण है कि रमन सिंह इतने पॉपुलर होने के बाद, चावल के बाबा होने के बाद, नमक के बाबा होने के बाद उनको ये हाल देखना पड़ रहा है? क्या उन्होंने 15 सालों में जितना काम किया वो कोई मैटर नहीं करता जनता के सामने? लगता है संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं सीधे चलता हूं मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, मैंने जो राहुल गांधी के बारे में आपसे सवाल पूछा था वो कांग्रेस के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में नहीं पूछा था। कांग्रेस के अंदर तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन मुझे यह बताइए कि क्या बाकी दलों के अंदर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो पाएगी? क्योंकि मायावती ने भी आपको भला बुरा कहा मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, अखिलेश यादव ने भला बुरा कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई पार्टी बढ़े, छोटी पार्टी बढ़े। तो इन चीजों को देखते हुए आपको कैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन हो जाएगा? दीपक जी, मैं सबसे पहले जरा छत्तीसगढ़ के बारे में बोलना चाहता हूं, इसलिए कि मैं वहां खुद 16 दिन रहा हूं, और जिस दिन टीएस सिंहदेव साहब आपके चैनल पर थे उस दिन मैं भी था उसी वक्त, और उन्होंने 52 कहा था, और अगले सेगमेंट में जब मुझे बोलना था तो मैं ये कहने वाला था कि जो अनुमान वहां लगाया गया बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से, मैंने भी वहां पर बैठ करके और पूनिया साहब ने बैठ करके ग्राउंड रिपोर्ट ली थी, जैसे आपने लिए हमने भी उस टाइम ली थी। तो हमारा अनुमान ये था कि हम 52 प्लस यानी 60 और 52 के बीच में रहेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका सर्वे आया है या आपने जो रिपोर्ट दी है वो हमारे अनुमान के काफी करीब है। मैं ये बात भी बता दूं कि मैं जब छत्तीसगढ़ गया था तो दिल्ली में जो हवा थी, जिस तरह के सर्वे आ रहे थे, उससे बिल्कुल साफ लग रहा था कि कांग्रेस वहां पर शायद परफॉर्म नहीं कर पाएगी उतना अच्छा जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वहां जाने के बाद मैंने देखा, एक बात मैं आपको कहूंगा, अभी यहां पर बात की गई कि रमन सिंह बहुत पॉपुलर आदमी है, ये बात सही है, इसमें कोई दो शक नहीं कि बड़े पॉपुलर आदमी थे, अब शायद उतने पॉपुलर नहीं हैं, और उसकी वजह सिर्फ उनकी अपनी गलतियां नहीं है, बल्कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर बड़े चार्जेस हैं, और ज्यादा नाराजगी इस बात थी कि ज्यादातर को टिकट दे दिया गया, और उसकी नाराजगी का भी जो है बड़ा असर था अवाम के अंदर। दूसरे मैंने एक बात वहां पर और महसूस की कि भय बहुत था,
ये जो आपने कहा ना कि खामोशी थी, हमें ऐसा लगता नहीं था, आपके अभी रिपोर्टर ने भी कहा कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हुई हैं, तो ये बात मैंने महसूस की कि वहां पर भय बहुत था। किस बात का भय था मुझे नहीं अंदाजा है, लेकिन वहां भय बहुत था। लोग बोलते हुए जरा डरते थे, बताते हुए डरते थे कि वो क्या करने वाले हैं, तो उससे समझ में नहीं आ रहा था। जाहिर है कि वो अगर बताते हुए डर रहे थे तो वो शायद रूलिंग पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहते थे और उससे डरते थे, और अगर उनको रूलिंग पार्टी के फेवर में बोलना होता तो जाहिर है कि वो खुलकर बोल सकते थे, इसलिए कि सरकार उनकी थी। तो ये बात मैंने महसूस की जो मैं यहां बताना चाहता था। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि आपने जो सवाल किया वो बड़ा अहम सवाल है। आपने कहा कि राहुल जी की लीडरशिप को बाकी लोग एक्सेप्ट, हमने तो कभी ऐसा दावा ही नहीं किया और हमने कभी भी किसी के बारे में ये मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाकी दल? इसमें कोई आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाकी दल? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, कलेक्टिव लीडरशिप भी कोई चीज होती है, और जब गठबंधन बनता है तो किसी एक आदमी की लीडरशिप को लेकर के अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो मैं समझता हूं कि वो मुनासिब नहीं है, और हमने इस बात का हमेशा ख्याल रखा है। ठीक है, आपने कहा कुछ लोगों ने बयान दिए, हमने छत्तीसगढ़ के, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए चूंकि हम लोग परहेज करते हैं उस बात का, चूंकि हमें मालूम है कि गठबंधन का एक धर्म भी होता है। जब कांग्रेस ने ही इस गठबंधन की शुरुआत की है तो हमको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। मैं समझ गया आपकी बात कि आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे दोनों नेताओं से कि क्या राहुल गांधी मोदी का विकल्प हो सकते हैं, क्या राहुल गांधी मोदी का अल्टरनेट हो सकते हैं। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 112 जिलों से 112 रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल। हेलो हेलो हेलो। तो 112 जिले से जो ग्राउंड जीरो से एग्जिट पोल हमारे पास आया है, जो सर्वे हमारे पास आया है, उसके मुताबिक हमारे रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि 3-0 से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। यानी राहुल गांधी इन चुनाव के हीरो साबित हो सकते हैं अगर 11 तारीख को यही नतीजा आए। अमन सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? देखिए आपके चेहरे पे ही मुस्कुराहट आ गई। नहीं दीपक जी, देखिए जमीन आसमान में जो अंतर है, जमीन आसमान में जो अंतर है वही राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी में अंतर है। और राहुल गांधी जी को अगर इन चुनावों का क्रेडिट कांग्रेस देना चाहती है, पहले तो परिणामों का इंतजार कर ले। दूसरी ये बात है दीपक जी, अगर 2014 के आप चुनाव देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंडेट मिला, और 2014 के चुनावों के बाद हर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं दीपक जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हमेशा पिछले चुनाव से बढ़ते रहा है। जिन प्रदेशों में हम हारे भी हैं दीपक जी, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, वहां पे भी हमारा वोट शेयर जो है वो बढ़ते रहा है, ये भी आपको ध्यान में होगा। तो पूरी जो व्यापक लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की, उसका तो कोई मैच है ही नहीं राहुल गांधी जी में। दूसरी तरफ अगर आप इलेक्ट्रोल एविडेंस देखेंगे राहुल गांधी जी के साथ क्या है, तो राहुल गांधी जी ने जहां कांग्रेस की 10-12 प्रदेशों में सरकारें थी 2014 में, उसको एक यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में और एक पंजाब में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बलबूते पे आए, और तीसरा मिजोरम जहां से वो बाहर हो रहे हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं रह गए, क्योंकि राहुल गांधी जी का नेतृत्व ऐसा था, पर कोई वहां पे कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करने के लिए तैयार नहीं होता। और हमारे मित्र ये भूल गए शायद दीपक जी, आपको ध्यान होगा जरूर कि स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक किसी बालिका ने प्रश्न पूछा था, एक स्टूडेंट ने, उसके जवाब में उन्होंने कहा था, आपको ध्यान होगा, और हमारे मित्र को ही ध्यान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को ध्यान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है राहुल गांधी जी की। गठबंधन में तो छोड़ दीजिए, जो महागठबंधन ट्राइड टेस्टेड फेल्ड आइडिया है, जिसको हम लोग हिंदी में पिटा हुआ आइडिया कहते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, पर अपनी पार्टी में भी सब लोग ये जानते हैं अपने दिल में दीपक जी कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप उनके लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, और राहुल गांधी जी की लीडरशिप से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता है।
बीजेपी को ही फायदा होता है राहुल गांधी की लीडरशिप से, क्या ऐसा है? हम जानेंगे मीम अफजल से और जानेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी का अल्टरनेटिव हो सकते हैं राहुल गांधी इस ब्रेक के बाद। 12 जिलों से 112 रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल। तो अगर हमारे ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल की माने तो 3-0 से कांग्रेस जीत रही है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में सरकार बनाती दिख रही है कांग्रेस। सीधे चलते मीम अफजल साहब के पास, हम बहस कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। अमन सिन्हा जी का मानना है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मीम अफजल साहब, क्या वाकई में विकल्प नहीं हो सकते नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी? देखिए, आमतौर पर दो बड़े लीडरों के दरमियान में जमीन आसमान का ही फर्क होता है। ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे वो, लेकिन एक बात उन्हें नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई नहीं बनाता है, प्रधानमंत्री आवाम बनाते हैं। क्या आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात में काफी नाम कमा चुके थे कई चीजों को लेकर के, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन पाएंगे? क्या जब ये हो सकता है तो आगे कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री देश के अवाम बनाते हैं, कोई नहीं बनाता उसके अलावा। आपके यहाँ होता है परिवार प्रधानमंत्री बनाता है, वो हो सकता है कि आपके यहाँ होता हो। आपके यहाँ भी परिवार बनाता है? तो आपने भी कहा गांधी परिवार गठबंधन के आइडिया को पिटा हुआ आइडिया, इसी पिटे हुए आइडिया के नतीजे में इसी पिटे हुए पिटे हुए आइडिया के तहत ही 1989 में आप 2 से 82 हुए थे और इसी पिटे हुए आइडिया के नतीजे में आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं। ये अलहदा बात है कि जिसे आज पिटे हुआ आइडिया कह रहे हैं, ये आइडिया आपको पीटने वाला है। बहुत जल्दी उसका अनुमान आपके सामने आ जाएगा। अमन सिन्हा जी, एक लाइन में जवाब, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। आपको बहुत शुभकामना। पिटा हुआ महागठबंधन का आइडिया है जो 5 बार आप लोग ट्राई कर चुके और फेल कर चुका, और उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है चुनावी राजनीति में। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, विश्व का सबसे बड़ा जनादेश लेके आए हैं वो जनता की कृपा पे बने हैं। जैसा आपने कहा, वो आपकी कृपा पे नहीं बने हैं। यहीं पे मैं ध्यान दूंगा इस बहस को। अमन सिन्हा जी, अफसोस मीम अफजल साहब और अमन सिन्हा जी, हम बहस लगातार करते रह सकते हैं और 2019 तक हमें बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन फिलहाल